कल सेक्स डिटरमिनेशन आपका कंप्लीट हो गया था। कोई क्वेश्चन किसी को? क्वेश्चन नहीं मिले उसके कॉम्बिनेशन पे? चलिए ठीक है, मैं भेज दूँगा बना करके भेज दूँगा। Probability of 9 third. Family has 9 births. Probability of son at 10 birthdays. तो 50% कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ईच एंड एवरी एटम्प्ट एट 50% चांसेस, चाहे वो 10वां निकालिए चाहे 1000वां निकालिए, उससे नहीं मतलब। सर आप भी बताओ कौन क्या प्रोबेबिलिटी जो कॉम्बिनेशन में पूछा जाएगा 3 सन 4 डॉटर वाला, ये इन जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको एक आध क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो आपको पुराने पैटर्न में मिलेगा, बीएचयू या एम्स में, बीएचयू एमयू या एम्स में मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। उससे नीचे के एग्जाम में नहीं। जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, हाँ वो तो बिल्कुल आएगा। चाहे आप सन का लेकर के निकालिए, नंबर ऑफ आर आपने जो है उसकी जगह पे एक बार 3 एक बार 4 रख दिया, तो वो सेम रिजल्ट आएगा। वो आर इक्वल टू होता ही है नंबर ऑफ सन और डॉटर। तो कॉम्बिनेशन में जब हम निकालेंगे तो रिजल्ट वही सेम आएगा, आप चाहे जैसे निकालेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन में देखिएगा, म्यूटेशन जो है क्या कहलाता है म्यूटेशन? व्हाट इज म्यूटेशन? Sudden change in the genetic material is known as mutation, and if this change occurs very slowly then it is known as evolution। ठीक है, इसको हम evolution बोलेंगे। अगर बहुत स्लो रेट से ग्रेजुअल चेंज होता है दैट इज नोन एज द evolution। लेकिन अगर अचानक से आपके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज हो गया दैट इज नोन एज द म्यूटेशन। जैसे अभी आप वायरस के बारे में सुन रहे थे कि वायरस जो है वो अपना म्यूटेंट बना लिया है, तो म्यूटेंट यानी क्या? उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया है, वो बहुत तेजी से क्या कर रहा है? रेप्लिकेट कर रहा है। रेप्लिकेट कर रहा है यानी अपनी कॉपी बना रहा है। तो कुछ समय के बाद रेप्लिकेशन करते करते उसमें माइन्यूट चेंजेज होते होते क्या हो रहा है? वो अपने स्ट्रेन से अलग हो जाता है, यानी उसमें नया वेरिएंट वो डेवलप कर ले रहा है। दैट कंडीशन इज नोन एज द म्यूटेशन। अगर अचानक से कोई चेंज हो जाए आपके जेनेटिक मटेरियल, वो क्या कहलाएगा? म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है सबसे पहले म्यूटेशन थियरी दिया था ह्यूगो डिब्रीज ने 1903 में। 1903 में सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में किसने बताया था? ह्यूगो डिब्रीज ने बताया। ये एक्चुअली किस पे काम कर रहे थे? ड्रोसोफिला। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? म्यूटेशन उन्होंने फाइंड किया था, उनको आई कलर में म्यूटेशन था। जब वो एक्चुअली क्या कर रहे थे? ड्रोसोफिला का कल्चर करा रहे थे। ठीक है, तो उसी में व्हाइट आई रेड आई कॉम्बिनेशन जो है उसी में अचानक से उनको अपीयर हुआ, तो दैट कंडीशन इज नोन एज द म्यूटेशन। तब जाकर के म्यूटेशन की खोज। अब इसमें दो तरीके का म्यूटेशन हो सकता है, एक आपका जर्मिनल म्यूटेशन हो सकता है और एक आपका सोमैटिक म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, म्यूटेशन में क्या? जर्मिनल और एक है सोमैटिक म्यूटेशन। अगर जर्मिनल म्यूटेशन हो यानी जर्म प्लाज्म में अगर कोई चेंजेज होते हैं तो वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर सोमैटिक म्यूटेशन होता है तो उसी इंडिविजुअल के साथ वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, सोमैटिक म्यूटेशन अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है क्या?
होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दौरान ये पॉसिबल है कि सोमैटिक म्यूटेशन अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए। मान लीजिए हम क्या कर रहे थे, वेजिटेटिव कल्चर करा रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे थे, कोई प्लांट में म्यूटेशन हो गया और हमने उसी का टिश्यू लेकर के कल्चर करा के अगली जनरेशन तैयार कर दी, तो उसमें भी वो जीन तो पास होगा ही ना, क्योंकि आपने क्या लिया हुआ, सोमैटिक सेल लिया। तो सोमैटिक म्यूटेशन जो है अगली जनरेशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा पॉसिबल है कि आगे इनहेरिट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जर्मिनल म्यूटेशन जो होगा वो सेक्सुअली क्या होगा, ट्रांसफर होगा, अगली जनरेशन तक पास होगा। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ म्यूटेशन जो है दो तरीके के म्यूटेशन है, एक आपका कहलाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एक कहलाता है जीन म्यूटेशन। क्या कहलाएगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन में देखिएगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। जैसा कि हमने म्यूटेशन में बोला सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। अगर हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात कर रहे हैं देन चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और अगर हम जीन की बात कर रहे हैं तो चेंज इन द जीन, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन होगा, कोई जीन ही चेंज हो जाए, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर दैट इज नोन एज एनोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। एनोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी दैट मींस एनी चेंज इन द क्रोमोसोम, एनी चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर इज नोन एज द एनोप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी व्हेन क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन द मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड। किसके मल्टीपल में, हैप्लॉइड के मल्टीपल में। जैसे एनोप्लॉइडी में क्या होगा, एक एनोप्लॉइडी में दो कंडीशन पॉसिबल है, एक कहलाता है हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी, और एक कहलाता है हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी क्या होगा, 2n-1। हाइपो मतलब क्या, कम, हाइपो मतलब क्या, कम। हाइपरप्लॉइडी कंडीशन कोई भी हो सकती है। जैसे क्या हुआ, अच्छा हाँ, ये मोनोसोमी हो जाएगा, ये ट्राइसोमी हो जाएगा। जैसे 21st क्रोमोसोम का ट्राइसोमी, ऑटोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे आप, क्या डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, क्रोमोसोम जो होगा वो कम या ज्यादा हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए। तो कोई एक या दो क्रोमोसोम की कमी हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, एनोप्लॉइडी कहलाएगा। दैट इज ओनली पॉसिबल इन द एनिमल। ये किसमें देखने के लिए मिलता है, एनिमल्स। पॉलीप्लॉइडी किसमें देखने के लिए मिलता है, ओनली इन द प्लांट्स। एनिमल में पॉसिबल नहीं है पॉलीप्लॉइडी, यानी वहां पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो उसके मल्टीपल में चेंज हो रहा है, 1n से 2n, 3n, 4n एंड सो ऑन, ऐसे ही 6n। एग्जांपल बताएंगे, हेक्साप्लॉइडी, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं में पाया जाता है हेक्साप्लॉइडी। 6n इक्वल टू क्या होता है, 42। यहाँ प्लॉइडी कितनी है, 7, 6 7 बजाय, ठीक है। तो प्लॉइडी जो आएगी वो 7 आएगी, सॉरी 7 6 6 6 आएगा। हेक्साप्लॉइडी है ना, हेक्सा बोल रहे हैं तो 6 आएगा।
देखिए अगर प्लॉइडी जो है वो ऑड नंबर में आ रहा है, प्लॉइडी कितने ऑड नंबर में आ रहा है, तो वो स्टेराइल होते हैं। कैसे होते हैं? अगर प्लॉइडी ऑड नंबर में आएगा तो वो क्या होंगे? स्टेराइल होंगे। एग्जांपल बनाना, तो इनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल सकता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल कटाई का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के देखने के लिए मिल सकता है। और बनाना है, पाइनएप्पल है, बनाना पाइनएप्पल भी इसी में। मतलब ऑड कहने का मतलब 1 3 5 7 एक्सेट्रा ऐसे आ रहा है प्लॉइडी। अब इसमें हाइपोप्लॉइडी में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी तो नहीं है, 2n-1 या 2n-2, इसमें 2n+1 कर लीजिए और 2n+2। जैसे ये कंडीशन हो जाएगी मोनोसोमी की, ठीक है, ये हो जाएगी ट्राइसोमी की। जैसे ट्राइसोमी में कई सारे कंडीशन आते हैं ना, x x x x x y x y y एक्सेट्रा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोमों की ट्राइसोमी हो जाती है, कई बार ऑटोसोम की ट्राइसोमी या मोनोसोमी हो जाती है। तो इसी के बेसिस पे ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे प्लॉइडी। तो अभी जीन म्यूटेशन छोड़ देते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ऑटोसोमल मतलब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ रहे हैं। इसमें बेसिकली इसमें दो तरीके से हम पढ़ेंगे, एक नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ ऑटोसोम और एक नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। डिसजंक्शन क्या होता है? मतलब जब दो क्रोमोसोम्स पास आते हैं क्रॉसिंग ओवर के लिए, तो उस दौरान जब अलग होते हैं तो अलग होने के दौरान अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने की वजह से एक तरफ जैसे मान लीजिए दो क्रोमोसोम्स ऐसे पास आए, तो अगर क्रोमोसोम्स वो अलग अलग हो रहे थे, एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जैसे अगर मान लीजिए 46 है, ठीक है, तो इसमें जो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम हम लिखेंगे गैमेट में वो 22+1 और इसमें भी लिखेंगे क्या 22+1। अब ये क्रोमोसोम जो है वो पास आते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान, और जब इनकी डिसजंक्शनिंग होती है, मतलब ये सेपरेट होते हैं, तो उस दौरान अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि दो क्रोमोसोम्स एक साथ चिपके हुए एक तरफ चले गए, ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर n इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो एक क्रोमोसोम की इधर कमी हो जाएगी, तो एक क्रोमोसोम इधर क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा क्या 2n, आप इसको आप लिख सकते हैं n+1, ये भी है n+1, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर एक में क्या हो जाए n+1 है
और एक में n-1 होगा, ठीक है। तो एक में एक एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम है उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। अब वो कमी हो गई तो यानी वो दूसरे गैमेट में पास हो गया, तो एक में उसमें क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस बेसिस पे अब ये जिस भी गैमेट से फ्यूज करेगा, जैसे n+1 और n+1 फ्यूज करते थे तो दोनों गैमेट फ्यूजन के बाद क्या बनाते थे, 2n+2 तो n n ना लिखिए, यहाँ ऑटोसोम लिखिए, क्या लिख लीजिए, ऑटोसोम। तब ये जाकर के आएगा क्या, 2 ऑटोसोम यानी कितने 22 पेयर हो जाएंगे ऑटोसोम, और ये दो सेक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे, चाहे XX या XY। तब ये इक्वली, ये क्या है, इक्वली है। लेकिन अगर इसमें किसी की एक की कमी और एक में ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए एक नॉर्मल है, ठीक है, एक में एक क्रोमोसोम क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोसोमी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2n+1। अरे भाई यहाँ जो 1 लिख रहे हैं हम, या इसको 0 लिख दीजिए, सिर्फ ऑटोसोम ही है, उसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो यहाँ पे एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा, आइदर X और Y। तो इस केस में देखिएगा, इसमें नॉन डिस्टिंक्शनिंग ऑफ ऑटोसोम में हम सबसे पहले, अब जेनेटिक म्यूटेशन हम आगे बढ़ेंगे, इसमें पॉइंट म्यूटेशन है, फ्रेंडशिप म्यूटेशन है, डिजीजेज है। इसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन में देखिएगा हम पढ़ते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑटोसोम। नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑटोसोम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, डाउन सिंड्रोम। कंडीशन क्या होती है डाउन सिंड्रोम की, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, यानी 21st क्रोमोसोम जो होता है उसमें क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। तो 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाएगी, जैसे 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, तो 22 पेयर ऑटोसोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 44 भाई, पेयर है ना। अगर इसमें जैसे ये मान लीजिए 20 पेयर है, 20 पेयर इसके पहले हो गए, ये 21वां है, ये 22वां है, 20 पेयर XX ही होंगे, 21वां वाला पेयर भी XX और 22वां वाला भी XX, 23वां XX या XY हो सकता है ना, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है 23rd। तो इसमें ध्यान दीजिएगा 21st की ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे। जब यहाँ पे 3 आ जाएंगे तो ये 44 की जगह कितना हो जाएगा, 45, तो 45 प्लस XX और 45 प्लस XY, ये कंडीशन जो होती है ये कहलाता है क्या, डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। इनका जो चांसेस होता है वो 1:600 रेशियो। अगर हम बात करें कि जनरली अकरेंस की बात करें तो ये 600 लोगों में से एक को होता है। तो इसमें सिर्फ आप लिखेंगे ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर, ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। कितने हो जाएंगे, 47 भाई, 45 ये है, दो सेक्स क्रोमोसोम चाहे XX हो या XY हो, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 हो गया ना। 2n+1 भाई, 2n = हम क्या लिखते हैं, 46। तो इतना 2n 46 के बराबर है, तो 2n+1 यानी 47 हो गया आपके पास। ये कंडीशन जो है ये कहलाता है डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है, सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम, व्हाट इज सिंड्रोम। कोई भी बीमारी उसकी वजह से लक्षण आते हैं। सिंड्रोम एड्स होता है। एड्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। सिंड्रोम इज द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ डिजीज और सिम्टम्स। जब एक साथ कई सारी बीमारियां
या उनके सिम्टम्स अपीयर होने लगे हैं तो वही क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। जैसे वहां पे एड्स में पढ़े थे ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, पूरी कहानी बता देता है नाम उसका। एक्वायर्ड मतलब हमने कहीं से गेन किया, एक्वायर्ड इम्यूनो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, डिफिशियंट मतलब उसकी कमी हो जाती है, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं उसकी वजह से। तो एड्स में कोई एक बीमारी थोड़ी ना होती है, कई सारी बीमारी होती है, ठीक है। जैसे एड्स में जैसे HIV पॉजिटिव पर्सन है तो ठीक है, लेकिन एड्स पॉजिटिव पर्सन नहीं ठीक है। HIV पॉजिटिव होने का मतलब आप अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो गई आपकी और आपकी बॉडी में वायरस का पता लगा लिया गया है। उस स्टेज में अगर आप दवा कराओगे तो उसको बढ़ने से रोक सकते हो। देन HIV पॉजिटिव पर्सन कैन लिव फॉर मेनी इयर्स, नॉर्मली अपनी जिंदगी गुजार सकता है HIV पॉजिटिव। लेकिन जिस दिन डॉक्टर ने एड्स कंफर्म कर दिया, दैट इज पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, देन एक कैलेंडर बहुत ज्यादा दवा कराएंगे तो दूसरा कैलेंडर रिसीव हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा। तीसरा कैलेंडर नहीं दिखा पाएगा दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं होगा। मतलब तीसरा कैलेंडर देखने का मतलब क्या नहीं आ सकता, तभी देखेंगे एक या दो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जितने भी पैथोजन होते हैं अटैक कर देते हैं, टीबी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी बीमारी होगी आपके ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम क्या हो गया है, वीक हो गया। जो प्लांट में होते हैं वो भी होते हैं, सारी बीमारी हो जाएगी। एड्स पॉजिटिव कहने का मतलब समझ गए, इसके आगे प्लस का सिंबल लग जाता है, फिर दूसरी बीमारी होगी तो उसके आगे प्लस, फिर तीसरी होगी प्लस, कुछ माइनस नहीं होने वाला। एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी और ढेर सारी बीमारी होने की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ये सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जब एक साथ कई सारे लक्षण आपके बॉडी में दिखाई देने लगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंड्रोम बोलेंगे। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होगा, उसके बाद फिर टंग फरो होगा। पहली बात तो ये प्रोड्यूस क्यों होता है, ओवर मैच्योर्ड एग की वजह से। ऐसा क्यों होता है, ओवर मैच्योर्ड एग की वजह से होता है। यानी ऐसी फीमेल्स जो आफ्टर 35 साल के बाद बच्चे को जनती हैं, एग को प्रोड्यूस करती हैं, तो ऐसे बच्चे हजारों में एक होंगे, ठीक है। हजारों में एक होने का मतलब क्या, किसी से नॉर्मली मैच नहीं करेंगे, या तो बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे या तो बहुत ज़्यादा डल होंगे, ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो ओवर मैच्योर्ड एग के फर्टिलाइज होने की वजह से क्या होता है, सिंड्रोम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो आता है ना, वो मदर की साइड से ही ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो एग, जैसे पोलर बॉडी बनती है ना, तो उस दौरान जब डिसजंक्शनिंग हो रही थी, सेल डिवाइड कर रहा था, उसी दौरान चांसेस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन शुरू होता है, फिर रुक जाता है, फिर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन 12-13 साल की उम्र में जब जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब जाके कंप्लीट होता है, और वो भी स्टेप स्टेप में होता है। जितने प्राइमरी साइड स्टिमुलेट किए जाते हैं उतने का ही डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, यानी पहला मेयोटिक डिवीजन उनका कंप्लीट होगा, उसके बाद स्पर्म की एंट्री होगी, तब उनका सेकंड मेयोटिक डिवीजन शुरू हुआ रहता है, लेकिन मेटाफेज सेकंड में रुका रहता है। फिर जब स्पर्म की एंट्री होगी तब जाकर के उसका सेकंड मियोसिस जो है वो कंप्लीट होगा, तब जाकर के वो फर्टिलाइज करेगा। उस दौरान नॉन डिसजंक्शन हो गई, किसी तरफ ज़्यादा किसी तरफ कम चले गए, पोलर बॉडी में कम चला गया, इसमें एक्स्ट्रा आ गया, और वही एक्स्ट्रा फर्टिलाइज करेगा तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा उस चाइल्ड में। तो चाइल्ड के फीचर्स क्या होंगे, शॉर्ट हाइट, छोटी हाइट का होगा, स्मॉल राउंडेड हेड विद फ्लैट फेस, स्मॉल राउंडेड हेड होगा, सर छोटा होगा, फेस जो होगा वो फ्लैट होगा, ठीक है। इसके अलावा मेंटली रिटार्डेड होगा, मेंटली रिटार्डेड मतलब बुद्धि का विकास कम हुआ रहेगा। रिड्यूस्ड फिजिकल एंड साइकोमोटर सेंटर, साइकोमोटर का मतलब होता है जैसे फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो शुरुआती दौर में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो बच्चे में नहीं दिखाई देंगे, जैसे अभी के समय में जो है वो बच्चों को साइकोमोटर एक्टिविटी के लिए जो है वो भेजा जाता है। साइकोमोटर एक्टिविटी जैसे अभी हमारे यहाँ उतना प्रचलन नहीं है,
इन द सेंस समझिए स्कूल में जो प्लेवे होता है ना, उसी मैकेनिक्स पे काम करते हैं। ट्रेनिंग सेंटर होता है जहां आप अपने 2 साल 2.5 साल के बच्चे को ले जाके छोड़ मतलब अपना पीछे छोड़ा देंगे, समय आपका बच्चे वो उनका दिक्कत है, 1000-1500 रुपये लेंगे, वो 2000 लेंगे, वो सिखाएंगे, वो उनकी झंझट है, 2-4 घंटे रह के लाएंगे। तो उसी के लिए समझ लीजिए दे दिया जाता है। अब मान लीजिए कि एक कमरे में ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट पड़े हुए हो या टॉय ही पड़े हुए हो, तो उसको खेलना कैसे, चलाना कैसे है, वो बच्चा अपने मेंटल एबिलिटी से क्या करता है, सीखता है। दैट इज नोन एज द साइकोमोटर एक्टिविटी। अपने दिमाग से सोच करके वो उसके पीछे जो लॉजिक लगाता है, दैट इज द साइकोमोटर एक्टिविटी। ये कम डेवलप होती है, मतलब सोचने समझने की क्षमता स्लो कम हो जाती है। इसके अलावा है मंगोलॉयड फीचर। अब मंगोलियन फीचर क्या होता है, एक दिन साहब बताइए। मंगोलियन फीचर में क्या होता है, मुंह खुला हुआ, ठीक है, बाइफरकेटेड टंग, मतलब जीभ जो होगी बड़ी सी होगी, थोड़ी सी बाहर निकली हुई, मुंह से लार टपक रहा होगा, सलाइवा गिर रहा हुआ होगा, तो इस तरह का पार्सली ओपन माउथ होगा, मुंह हमेशा खुला रहेगा, जीभ बाहर, लार टपक रहा हुआ है। दैट इज द मंगोलॉयड फीचर। तो मंगोलॉयड फीचर में दैट इज फरोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ होता है, ब्रॉड पाम एंड क्रीज होती है, हाथ की हथेलियां चौड़ी होती हैं और क्रीज जो होती हैं वो बहुत डीपली होती है, अंदर की तरफ धंसी हुई। ये इसके फीचर किसके, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम हो गया आपका 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। क्या होता है, ट्राइसोमी होती है। तो ट्राइसोमी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 47। दूसरा है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें भी ट्राइसोमी होती है, इसमें भी ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी ऑफ 17th और 18th पेयर, 17वें या 18वें पेयर की ट्राइसोमी हो जाती है। 18वें पेयर क्रोमोसोम पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। ये सही में हजारों में, इनका रेशियो है 8000 में 1। देखते जाइएगा, जिनके गार्जियन कहते हैं कि हमारा बच्चा, लड़का चाहे लड़की, हजारों में 1 है, वो ऐसे ही होते हैं। हजारों में 1 तो भाई यही होंगे, ये वाले ना। दूसरा देख लीजिए एडवर्ड सिंड्रोम, इनसे भी लिया है, मतलब ये 600 में 1 होते हैं, तो ये 8000 में 1 होते हैं, दूसरे भी ज्यादा दिया। एडवर्ड सिंड्रोम में देखिएगा, बेसिकली इसमें दिक्कत क्या होती है, अर्ली इन द डाई इन द अर्ली एज, ये अर्ली एज में ही एक्सपायर हो जाए। इसमें फीचर्स क्या होते हैं, इसका फीचर है प्रोमिनेंट ऑसिकुट। प्रोमिनेंट ऑसिकुट, ऑसिकुट मतलब जानते हैं, ऑसिपिटल कंडाई नहीं होता है ना, तो ये ऑसिकुट कहलाता है। ये पीछे उड़ा हुआ है ना, थोड़ा सा कितना ज्यादा उड़ा है, पीछे की तरफ निकला हुआ प्रोमिनेंट ऑसिकुट। मेंटली रिटार्डेड होंगे विद शॉर्ट नेक, दिमाग का विकास कम हुआ रहेगा, गर्दन छोटी सी रहेगी। एक फीचर है ओवरलैपिंग फिंगर्स, ओवरलैपिंग फिंगर मतलब उंगलियां जो होंगी ऊपर नीचे ऐसे ही होंगी, जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मली रखते हैं ना, तो इनकी उंगली जो है वो हमेशा ध्यान दीजिएगा, तो एक उंगली दूसरे उंगली के ऊपर चढ़ी हुई है, ओवरलैप करती है। तो इस तरह का फीचर होता है।
कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एंड रीनल डिजीज होता है, इनके पास जन्मजात इनको हार्ट या किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। तो कंजेनाइटल हार्ट एंड रीनल डिजीज होगी, किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर होगा या हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर होगा। एक कंडीशन और होती है रॉकर बॉटम फुट। पैर इनका जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा, पैर के तलवे जो होंगे वो ऐसे होंगे, मतलब बॉडी को बैलेंस नहीं करता है। पेस का मतलब होता है पंजा, पैर का जो तालू होता है ना, नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको पेस बोलते हैं। ठीक है, एक कंडीशन आती है पेस प्लेन। एक कंडीशन क्या होती है? पेस प्लेन। बताया था ना, जिनके पैर का पूरा निशान पड़े, जब पैर रखेंगे तो इन जनरली क्या होता है, हम लोग पैर रखते हैं तो ऐसा ही निशान पड़ता है। हम लोग पैर रखते हैं तो ऐसा ही निशान पड़ता है। इनका क्या होगा? पेस प्लेन वालों का ऐसा होगा, तब इनके बॉडी का बैलेंस अच्छा नहीं होता। ऐसे ही इनके भी बॉडी का बैलेंस नहीं होगा। इनका तो ठीक है प्लेन है, इनका उभरा हुआ है, इनके बॉडी का बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इनका पेस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, उभरा हुआ होता है। इनका तो खैर ठीक है पेस प्लेन, लेकिन सही वाला यही होना चाहिए, कॉन्केव होता है। मीडियल सरफेस हमारा क्या होता है? कॉन्केव होता है, एंड दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द बॉडी बैलेंस। ये हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। ये लोग भी छांट दिए जाते हैं। भर्ती जब देखी जाती है ना, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, या कोई भी आप जिस तरह की फोर्सेज ज्वाइन करते हैं, तो आपको छांट दिया जाता है 2-3 कंडीशन के बेसिस पे। फिजिकल टेस्ट जो होता है ना, बोलते हैं ना फिजिकल में छट गए तो इसीलिए छट जाते हैं। पंजे का निशान सही पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, रखवा के देखेंगे, भेगा के पंजा ऐसे चलवाएंगे फर्स्ट, तो निशान अगर ऐसा वाला है तो ठीक है। उसके बाद देखते हैं नॉर्मली कंडीशन नहीं है ना, ये पैर ऐसे दोनों सटा के देखेंगे, ये दोनों आपके घुटने टच हो रहे हैं, तो देन यू आर नॉट अ गुड रनर। आप तेजी से भाग नहीं पाओगे और अपने ही पैर में उलझ करके गिर जाओगे। ये कंडीशन। दूसरी बात है एल्बो टेस्ट कराते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों हाथ पकड़ करके ऐसे ही उठाएंगे। कुछ लोगों का ये ऐसे हो जाता है, एल्बो ऊपर हो जाता है ये, ठीक है, या फिर ऐसे ही आप नॉर्मली रखोगे ना तो ऐसे ही करते हैं, तो हम लोगों का सीधा होता है, इनका आगे की तरफ ऐसे ऊपर आता है। तो होता क्या है, यहाँ पे एक नॉच होती है, छोटी सी कैविटी, एक गड्ढा उनका बड़ा होता है, तो उनका लॉक अंदर जा करके होता है, हिंज जॉइंट जो है अंदर लॉक होता है। तो जब पुराने समय के दरवाजे होते थे ना, उसमें हिंज लॉक जो है लगता था। अभी तो हिंज लगता है, कब्जा लगता है, लेकिन पहले के समय में दरवाजा देखोगे ना तो दरवाजे के पीछे ऐसे ही लोहे का लगा रहता था, ऐसे उसी में फंसा रहता था, तो उसी पर दरवाजा जो है वो घूमता था। हाँ, कहीं पर उठा के दरवाजा निकाल लेते थे। तो इसी तरीके का लॉक जो है ना, ये हमारे अल्नर बोन में लगा हुआ होता है। अल्नर प्रोसेस होता है ऐसे ही, यहाँ से पॉलीक्रैनल प्रोसेस बोलते हैं। तो इस यहाँ पॉलीक्रैनल फोसा होता है, उसी में जाके फिट हो जाता है। तो जिनका कैविटी बड़ा और ये वाला प्रोसेस छोटा होता है ना, तो उनका देर से जाके लॉक होता है, तो उनका उभर आता है। तो ये कंडीशन हो जाएगी, सोल जो हो जाएगा वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। एक तीसरा है, ये सब ऑटोसोमल है, ये सब के सब क्या है? ऑटोसोमल। अगला है पटाउ सिंड्रोम। इसमें जो ये भी ट्राइसोमी ही होती है, क्या होता है? ट्राइसोमी होती है, लेकिन इसमें 13, 14 और 15 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। 13, 14 या 15 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी।
ये 15,000 में है। देखते जाइएगा हजारों और लाखों में जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं। अभी 100 में देखें, 600 में, या 8,000 में, ये 15,000 में। फीचर्स देखिएगा, फीचर्स में है माइक्रोसिफेली। सिफेली का मतलब होता है ब्रेन, यानी इनका ब्रेन छोटा सा, दिमाग का विकास। मेंटली रिटार्डेड हो। माइक्रो ऑप्थेल्मिया, आंखें छोटी छोटी। माइक्रो ऑप्थेल्मिया, आंखें छोटी छोटी होंगी। एंड पॉलीडेक्टाइली, हाथ या पैर में जो उंगलियां होंगी वो 5 से अधिक होंगी। पॉलीडेक्टाइली जैसे एक देखिए जेनेटिक होता है, कई बार जो हमारे फिंगर फॉर्मेशन के लिए जीन होता है ना, वो भी एक्स्ट्रा होता है, तो उसकी वजह से भी पॉलीडेक्टाइली होता है। ये इसके फीचर का एक सिम्टम है, इसलिए हम इसको सिंड्रोम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको पॉलीडेक्टाइली है उसको सारी बीमारी ये भी फ्री में दे देना कि तुमको माइक्रोसिफेली है, माइक्रो ऑप्थेल्मिया है, तुम्हारी आंख छोटी है, तुमको ये बीमारी है, ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे आप एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि बीमारी उसको कौन सी है। ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है ना, तब जाके इसको सिंड्रोम बोले। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक सिम्टम्स किसी में नजर आ गए तो उसको बीमारी पकड़ा दो मुफ्त में, ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो इसके अलावा है अम्लाइकल हॉर्निया। अम्लाइकल हॉर्निया भी इसमें होता है। अब हॉर्निया क्या होता है, कोई बताएगा? हॉर्निया इंग्वाइनल हार्निया होता है, अम्लाइकल हार्निया होता है, कई सारे हार्निया होते हैं। इंग्वाइनल कैनाल और इंग्वाइनल हार्निया बताओ। एब्डोमिनल जो मसल्स होता है उसके अंदर ट्रीट करता है, उसकी वजह से। देखिए जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं, जैसे जो हमारे बॉडी की कैविटी है ना, इस तरीके से ले लेते हैं और यहाँ डायफ्राम ले लेते हैं, तो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं, तो पहली बात मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। क्या गलत है? मेजेंट्री या ओमेंटा, मेजेंट्री या ओमेंटा। तो बेसिकली मेजेंट्री ऑर्गन के बाहर की कवरिंग होती है, मेजेंट्री जो ऑर्गन को बॉडी वॉल से जोड़ता है, ओमेंटा जो होता है वो ऑर्गन को ऑर्गन से जोड़ता है। तो मान लीजिए इसके अंदर ऑर्गन है कई सारे। अब इसके बाहर, ऑर्गन के बाहर क्या होता है, ये कैविटी हो गई, कैविटी के बाहर मसल्स होती है। तो कई बार मसल्स और इस मेम्ब्रेन को टियर करके कोई ऑर्गन का पार्ट बल्ज आउट कर जाए, निकल जाए बाहर, दैट कंडीशन इज नोन एज द हार्निया। तो वो पेनफुल होता है। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर मना करता है कि आप कोई भारी सामान नहीं उठाइएगा, प्रेशर लगाएंगे तो ऑर्गन और ज्यादा बाहर आ जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, जब जाते हैं तो जहां से हुआ है ऑर्गन को अंदर भेज देंगे और स्टिचिंग कर देंगे, बस ऑपरेट करके सही हो जाता है। हार्निया जो है वो ऑपरेट करके क्या करते हैं, उस ऑर्गन को अंदर करके उसको स्टिचिंग कर देंगे, सिल देंगे, सही हो जाएगा। दैट कंडीशन इज नोन एज द हार्निया। तो अम्लाइकल हार्निया होता है। अम्लाइकल हार्निया, अम्लाइकस का मतलब होता है नाभि। अम्लाइकस का मतलब क्या, नाभि। तो नाभि से बल्ज आउट हो जाता है। कई बार कई सारे लोगों के नाभि से ब्लड आने लगता है, तो अम्लाइकल हार्निया होता है। एक्चुअली पार्ट कुछ टिश्यू का इसमें लगा हुआ होता है और ये सिंस बर्थ होता है ज्यादातर लोगों को, जब जाति होता है। लेकिन कई बार लेटर एज में, जब एडल्ट एज में पहुंचते हैं तो उनके नाभि से खून निकलने लगता है। दैट कंडीशन इज नोन एज द अम्लाइकल हार्निया। तो इसका इलाज करवाते हैं तो वो सूख जाता है, या ऑपरेट करके उसको टाइट कर देते हैं, फिर से जो कनेक्शन होता है उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। जैसे ये अम्लाइकस जो होता है ना, वो आपके बॉडी के इंटरनली जुड़ा हुआ होता है। समझिए रस्सी है, बाहर कितना भी एक्सपेंशन कर लेंगे ना, वो वहीं से अपनी जगह पे जुड़ा हुआ है। तो नाभि के पास कितना स्पेस है उतना थिकनेस आपका फैट का लेयर बताता है। तो इसमें हो जाएगा क्या, अम्लाइकल हार्निया हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स हो जाएंगे किसके, पटाउ सिंड्रोम।
तो ये नॉन डिसजंक्शनिंग आपका ऑटोसोम है, ये नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ ऑटोसोम है। अब हम बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें पहला आता है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, ऑटोसोम में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहां हम पढ़ रहे थे नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ ऑटोसोम ना, तो इसमें ऑटोसोम में ही चेंज हो रहा है। ट्राइसोमिया 21st क्रोमोसोम, ट्राइसोमिया 17th और 18th, ट्राइसोमिया 13, 14 और 15 क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे ये 44 की बजाय 45 प्लस XX या XY होगा, 45 प्लस XX और XY, 45 प्लस XX और XY। यहाँ पे 44 प्लस X0 या X0, ठीक है। ये कंडीशन कहलाता है क्या, टर्नर सिंड्रोम। यहाँ क्या हो जाती है, सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो जाती है। यहाँ पे दो बॉडी है ना, तो दूसरी वाली बॉडी गायब है, दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम क्या है, गायब है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। मतलब सिंगल क्रोमोसोम है, दो की जगह एक ही है। अब देखिएगा, ये फिनोटिपिकली मेल होगा या फीमेल, ये फिनोटिपिकली फीमेल ही होगा। बाहर से देखने में इसका अपीयरेंस क्या होगा, फीमेल है। अब लेकिन इस फीमेल के फीचर्स देख लीजिएगा क्या क्या होंगे। फिनोटिपिकली बाहर से देखने में तो फीमेल होगी, लेकिन एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाला एक्स क्या है, गायब हो गया। तो इसमें देखिएगा फीचर्स इसके देखिएगा, स्टेराइल होगी। पहली बात तो ये स्टेराइल होगी, मतलब ओवरी होगा भी तो एग का प्रोडक्शन नहीं होगा। रूडिमेंट्री जेनाइटल ऑर्गन, मतलब इल डेवलप होंगे, प्रॉपर्ली जेनाइटल ऑर्गन क्या होंगे, डेवलप्ड नहीं होंगे, जेनेटिलिया प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट फ्लैट चेस्ट, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होगा, फ्लैट चेस्ट कंडीशन होगी। एंड ब्रॉडली प्लेस्ड निपल्स, निपल के साइज बड़े होंगे, राउंडेड, जो आप एरियोला जिसको आप बोलते हैं, डार्कनेस या पिगमेंटेशन वो ज्यादा बड़ा होगा। एंड शॉर्ट हाइट, हाइट छोटी होगी। ये फीचर्स होते हैं। इनफर्टाइल होगी, इनफर्टाइल दैट इज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस F1, मतलब F1 को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। एंड एमिनोरिया, नो मेंस्ट्रुएशन, चूंकि रूडिमेंट्री ऑर्गन है, ओवरी ही रूडिमेंट्री है या डेवलप नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, तो जब मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा क्योंकि हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होंगे। एंड फीमेल हैज नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फिनोटिपिकली फीमेल होगी लेकिन कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होंगे। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, ये सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी, लेकिन इसमें मेल के सेक्स क्रोमोसोम में क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी हो जाएगी। मेल के सेक्स क्रोमोसोम में, तो मेल का सेक्स क्रोमोसोम XY होता है, उसमें ट्राइसोमी हो गई, यानी एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाएगा। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए,
47 फिनोटिपिकली मेल हो, बाहर से दिखने में कैसा होगा, मेल लाइक अपीयरेंस हो। अब इसमें फीचर्स देखिएगा क्या क्या होंगे इनके। पहली बात तो ओवरऑल मैस्कुलाइन होगा, मतलब ओवरऑल मेल हो, लेकिन इसके पास कुछ फेमाइन कैरेक्टर भी हो, जैसे गायनेकोमैस्टिया कंडीशन होगी, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेल होगा उसके बावजूद इसके मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाएंगे एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से, बार बॉडी एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो उसकी वजह से इसमें क्या होगा, मेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके अलावा स्टेराइल टेस्टिकल के साइज जो है वो छोटे होंगे, रिड्यूस होंगे और स्टेराइल होगा नहीं, यानी इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। एंड मेंटली रिटार्डेड मतलब दिमाग कम विकसित हुआ होगा, क्या हुआ? हाँ उतने नहीं, टर्नर वाले में इतने नहीं, लेकिन इसमें होते हैं, क्लाइनफिल्टर में होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसको बोलते हैं ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। यानी फीमेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, या हाँ ट्रिपल एक्स सिंड्रोम ही बोलते हैं इसको, सुपर फीमेल कंडीशन को सुपर फीमेल बोलते हैं। वो जेनेटिक इनबैलेंस थियरी में हम लोग पढ़ते हैं, अब है नहीं एनसीईआरटी में, तो आपको क्या क्या पढ़ाया, तो जो जरूरी है वो आप पढ़ लीजिए, जो नहीं जरूरी उसको आप मैं आपको नोट्स भेज दूंगा पीडीएफ, मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ बना करके आपको सेंड कर दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में देखिएगा, ये फिनोटिपिकली फीमेल होती है, क्या होती है, फिनोटिपिकली फीमेल होती है। तो इसमें कंडीशन जानते ही क्या क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स हो जाएगा। इसमें भी 47 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी फीमेल। इसमें कोई एडिशनल फीचर ऐसा नहीं होता है, अपीयरेंस लाइक एज ए नॉर्मल फीमेल ही होती है। ये भी इनका अपीयरेंस कैसा होता है, लाइक ए नॉर्मल फीमेल, और फर्टाइल होती है। फर्टाइल होने के बावजूद एक कंडीशन इसमें ये होती है, इसमें इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, इर्रेगुलर होती है, और वो जेनेटिक होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नहीं होता है। एंड दैट कंडीशन इज नोन एज मेट्रेजिया। अगर मेंस्ट्रुएशन इन बिटवीन द साइकिल हो रहा है, मेट्रेजिया बोलते हैं, ठीक है। मेट्रेजिया मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन इन बिटवीन द साइकिल। जैसे इन जनरली 28 टू 29 डेज की साइकिल होती है, अगर वो 15 दिन पे 20 दिन पे इर्रेगुलर पैटर्न में हो रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज द मेट्रेजिया, मेंस्ट्रुएशन इन बिटवीन द साइकिल। बस इसमें यही होता है, और मेंटली रिटार्डेड। और एक लास्ट है अगला है क्रिमिनल सिंड्रोम, या इसी को जैकब सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें वाई बॉडी एक एक्स्ट्रा हो जाता है मेल में। वाई बॉडी मतलब नंबर ऑफ वाई बॉडी मतलब नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स बॉडी मतलब नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है।
तो क्रिमिनल सिंड्रोम या जैकब सिंड्रोम बोलते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ जाता है, सुपर मेल। इनको क्या बोलते हैं? सुपर मेल बोलते हैं। एबनॉर्मल मेल सिंड्रोम होता है, मतलब मेल के कैरेक्टर तो होंगे लेकिन एबनॉर्मल होंगे, जैसे फिजिकली डेवलप्ड नॉर्मल मेल बट इवन मोर डेवलप, ज्यादा डेवलप होते हैं। अगर इस फीचर्स के साथ किसी भी आदमी को देखोगे ना तो उसकी नॉर्मल हाइट जो होगी 6 साढ़े 6 फीट के आसपास की होगी, 6 फीट से अब भी होगी, कम से कम 6 फीट साढ़े 6 फीट की हाइट। अब ऐसा नहीं है कि जिसकी भी होगी उसको साबित कर दो, नहीं, मे भी उसका जेनेटिकल हो, इनहेरिटेंस हो उसका हाइट। तो इसमें जो होगा वो टॉलर होगा, टॉल विद द इंक्रीज सेक्सुअल ट्रेट, मतलब इसकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल पर्सन से, नॉर्मल मेल के कंपैरेटिवली इसका सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों में ये पाया गया है कि ये यूजुअली रेप अटेम्प्ट कर देते हैं फीमेल के साथ, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है क्रिमिनल सिंड्रोम। तो ये एग्रेसिव होते हैं और थोड़ा वायलेंट होते हैं, मतलब ज़्यादा गुस्से वाले। तो ये जैकब सिंड्रोम। बस इतना ही था आपके क्रोमोसोमल में।